इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, है ना, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो चैप्टर है वो बेसिकली एक यूनिट के अंदर आता है। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक क्या होता है, रुका होना। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रुका होता है और उसकी स्टडी की जा रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम रुके हुए चार्ज का, स्टैटिक चार्ज की अध्ययन करते हैं, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं। तो पूरे फिजिक्स में इसके बाद जब भी आप किसी रुकी हुई चार्ज के स्टडी कर रहे हो तो ये मान लेना कि वो जो चैप्टर है वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, यहाँ देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि जिसके अंदर हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं। रुका हुआ चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, तो रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स शो करता है, पोटेंशियल दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये नाम बस है, आप ध्यान दे दीजिए, और इसके बारे में और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए, तो सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। ध्यान दो, तुम सबने कहीं कभी बचपन में ना वो किया होगा कि हम पेन को सर पे रगड़ते थे और पेपर्स को उससे अट्रैक्ट किया करते थे। तो ये पेन पे रगड़ने पर जब हमने पेन को रगड़ा बाल पर तो पेपर को अट्रैक्ट करता था। ये जो प्रॉपर्टी ऐसे ही चार्ज करता है, इसे ही चार्ज कहते हैं। ये प्रोड्यूस कैसे होता है आगे बढ़ेगी, किसको पढ़ेंगे हम। तो चार्ज बेसिकली वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से वो किसी और मैटर या पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। तो चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे ही हो, जैसे मैटर का वेट होता है, मैटर का मास होता है ना, मैटर को स्पेस घेरता है, ठीक है। वैसे ही मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, वैसे ही मैटर पे चार्ज होता है। कुछ मैटर चार्ज होते हैं, कुछ अनचार्ज होते हैं। देखो रियल में न्यूट्रल का मत देखो, मैं कह रहा हूँ कुछ मैटर पे चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, लेकिन कुछ मैटर्स पे कोई चार्ज नहीं होंगे। जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा उनमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, नेट जी हो जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रल मैटर्स के अंदर, न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पर जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। तो नेट होता है जीरो। मतलब न्यूट्रल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट उनकी संख्या समान होती है, उनके नंबर सेम होते हैं। दैट्स वाई उसको हम न्यूट्रल कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो कि कॉज करता है इट टू एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, वो क्षेत्र जहां पर कोई और चार्ज उस चार्ज की प्रेजेंस को फील कर सके। ध्यान दो, तुमने अपने मोहल्ले में देखा हो कुत्ते खंभों पे आके बाथरूम करते हैं, तो इस खंबे से इस खंबे के बीच में वो अपना एरिया बना लेते हैं। अगर उस एरिया में कोई और कुत्ता आएगा तो वो कुत्ता ये जान जाता है कि ये एरिया किसी और कुत्ते का है ना। तो उस बाथरूम करके उस कुत्ते ने अपना एक एरिया डिसाइड कर दिया है कि इसके अंदर कोई और कुत्ता आएगा तो वो जान जाएगा ये मेरा एरिया है। तो वहां पर अगर वो कुत्ता, मान लो कोई अगर कुत्ता आता है तो जो उस मोहल्ले का कुत्ता है वो उसे भगा देता है। वैसे ही चार्ज का अपना एक एरिया होता है। अब मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का अपना एक एरिया होगा, और इस एरिया में कोई और चार्ज अगर आएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और वही पॉजिटिव चार्ज, तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये इसको दूर की ओर ढकेलेगा, भगाएगा बेसिकली, है ना, रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेचर में ऐसा होता है, दो अपोजिट साइन वाले लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा जानते होंगे आप, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज कैसा है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते उसको आगे पढ़ेंगे हम एक बड़ी डिटेल में। नहीं तो आप हमारे इस लेक्चर के बाद आप हमारे और पहले की वीडियोस देखिएगा, वहाँ आपको ये स्केलर वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, क्या होता है। पर मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बतानी पड़े, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। पर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कोई दिशा नहीं चाहिए, बस वैल्यू ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम स्केलर बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, वेक्टर मैथ
बेटा एक अलग मैथ होती है। आप क्लास 12th के मैथ इसको पढ़ते हैं, वहाँ एक चैप्टर भी वेक्टर के नाम से है, तो वहाँ इसको पढ़ते भी हैं। पर वेक्टर का अपना अलग मैथ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब वैल्यू मतलब वही तो सेम बात हो गई। जिसके पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स, अगर मैं इस दीवार पे धक्का लगा रहा हूँ, मैं अगर मान लो इस कुर्सी को खिसकाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस स्टूल को खिसकाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो खिसकाते हो किधर खिसका रहा हूँ, इधर खिसका रहा हूँ कि उधर खिसका रहा हूँ कि इधर, तो मुझे खिसकाने से पहले इसकी दिशा डिसाइड करनी पड़ती है। पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, बोलने में ऊर्जा खर्च हो रही है, किधर खर्च हो रही है, इधर कि इधर कि इधर, ये पता नहीं हमको। तो एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई दिशा हमको नहीं चाहिए, बस वैल्यू चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो 100 जूल की ऊर्जा खर्च हो रही होगी। लेकिन जब मैं कहीं धक्का लगाता हूँ तो धक्के के साथ उसकी दिशा भी होती है कि धक्का इधर लगा रहे हैं या धक्का इधर लगा रहे हैं, ठीक है भाई। तो वैसे ही इसके वेक्टर को समझ आ गया हुआ। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको मतलब डिफाइन करने के कोई दिशा हमको नहीं चाहिए। देखो बेटा स्केलर क्वांटिटीज को हम नॉर्मली जोड़ सकते हैं, ऐसे 1 2 3 नहीं जोड़ते हम लोग, नॉर्मल अलजेब्रा होता है वैसे ही इसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। चार्ज के कितने टाइप होते हैं, तो देखो थोड़ा ध्यान दो, चार्ज की मेनली दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और अगला नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज या फिर कैसे बनता है, देखो ध्यान दो। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है इसको पढ़ते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज एन ऑब्जेक्ट अटेन पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई बड़ा एटम, जब भी कोई मैटर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ऐसे केस पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसे और देखते हैं। आपको एक एटम पता होगा, सोडियम, पता है सोडियम, देखिए बेटा सोडियम एटम के पास अ, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11, कितना होता है, 11 होता है। और आपको पता होगा जितना किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और वही उसका नंबर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, कितने हैं, 11, जो कि इसका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है इसका है। और इसके पास कुल कितने प्रोटॉन है, वो भी 11 है, जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ नेट कितना हुआ, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो नेट चार्ज कितना हुआ, तो नेट चार्ज हमारा हुआ प्लस का 11 माइनस का 11, नेट 0। नेट कितना हुआ, 0 हुआ। नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसके पास नेट चार्ज कितना है, 0 है बेसिकली सोडियम के केस में, नॉर्मल जो सोडियम होता है। लेकिन बेटा अगर यही सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या होगा, ये अपना सोडियम, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, रिमूवल ऑफ, चलो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये, तो ऐसे बड़े केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अब 10, पहले से एक घट जाएंगे जो कि इसका नेगेटिव चार्ज है। अब प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, प्रोटॉन तो आप छेड़ सकते नहीं है क्योंकि वो होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को आप छेड़ नहीं सकते, न्यूक्लियस से कोई चीज निकाली नहीं जा सकती। तो यहाँ कितने प्रोटॉन है, वो तो 11 ही है जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचो बेटा यहाँ नेट चार्ज कितना बचा, ध्यान दो, तो कितने हैं पॉजिटिव, 11 है पॉजिटिव, और कितने हैं नेगेटिव, वो है 10। तो 11 प्लस और माइनस का 10, तो कितना हुआ, +1, कितना हुआ, +1। तो इस पे कितना आएगा, इस पे कुल चार्ज आएगा +1 का। तो रियल में होता यह है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके अंदर होता यह है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन बढ़ जाता है, या मैं कहूँ प्रोटॉन की तुलना इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है। तो प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्रोटॉन की संख्या घटी रह जाएगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो उस पर नेगेटिव क्या आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आओ भी चेक करते हैं एक बार। तो वही नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो जब भी कोई एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। वो कैसे आई देख लेते हैं एक बार। लेट्स से हमने एक बार फिर से सोडियम लेते हैं, सोडियम
आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, लिख दिया हमने। बेटा अब न्यूट्रल केस में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वो है 11, जो कि इसका नेगेटिव चार्ज है। और इस पे कितने प्रोटॉन है? वो भी है 11, जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना होगा ये आप जानते हैं, बताइए बताइए। तो नेट चार्ज हमारा होगा कितना? जीरो। कितना होगा? जीरो। लेकिन अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो मैं कर रहा हूं इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन। चलो एक ही इलेक्ट्रॉन से देते हैं, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऐसा हो तो देखो क्या होता है। पर अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन कहीं लिया है मान लो एक, तो इसके पास इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 12, क्योंकि इसने लिया था एक, है ना। लेकिन प्रोटॉन वो है न्यूक्लियर, वो चीज कोई चीज होता नहीं है। वो कितने हैं? 11 हैं, जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज है। अरे है ना। अब बताओ इसके बाद इसमें नेट चार्ज कितना आएगा? तो नेट चार्ज कितना आएगा? 12 है नेगेटिव और 11 है पॉजिटिव। तो 12 नेगेटिव 11 पॉजिटिव घटा दो, तो नेगेटिव कितना बचेगा? एक। कितना बचेगा? एक। तो एक बचेगा इस पे नेगेटिव का चार्ज। इसलिए जब कोई एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो माइनस का एक होगा, मतलब नेगेटिव एक चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन दो गेन करेगा तो नेगेटिव टू चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम मॉलिक्यूल गेन करते हैं उसके ऊपर उतना ही चार्ज बन जाता है। आइए देखिए, तो अब मैं इसको चाहूं तो सोडियम पर -1 लिख सकता हूं, और इस वाले को मैं सोडियम पर +1 लिख सकता हूं। लेकिन सोडियम पे नॉर्मल नेगेटिव चार्ज नहीं बनता, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये कभी नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये एग्जाम्पल के लिए मात्र है। सोडियम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, लेता नहीं है। ठीक है, एक नोट देखो यहाँ लिखा हुआ बेटा। नोट ये है कि जिसमें आपको बताया था कि लाइक चार्ज, अगर दो चार्ज एक ही प्रकार के हैं तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन होता है। अगर दो लड़के एक साथ बैठा दोगे तो मार ही करेंगे, प्यार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर दो विपरीत चार्ज एक साथ रखे हुए हैं, अगर दो अपोजिट चार्ज एक साथ रखे तो उनमें मोहब्बत हो सकती है, उनमें अट्रैक्शन होता है। तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस सॉरी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको समझ होगी। पूरा चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज या चार्ज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। ये बातों को ध्यान देने वाली है कि चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ही लाई करता है, कहीं और नहीं। ये कैसे संभव भाई? चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ही लाई करता है, अंदर नहीं। ये क्यों? और चेक करता है। तो ना मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ। लेट्स से इस सर्कल को आपने 10 पॉजिटिव चार्ज कहीं से दे दिया, मतलब इस मैटर में इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं मान लेते हैं। तो इसके पास कितने चार्ज होंगे? 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर तुम सोचो बेटा, ये सारे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इनमें क्या होगा? इनमें होगा रिपल्सन, बहुत भयंकर रिपल्सन किधर आएगा? तो ये इसको ढकेल रहा होगा, तू भाई निकल इधर जा। ये इसको ढकेल रहा होगा, ये इसको ढकेल रहा होगा, सब एक दूसरे को बस धकेल रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, है ना। तो अगर इतना भयंकर रिपल्सन है तो क्या देंगे बेटा? अगर रिपल्सन बहुत ज्यादा हो तो ये बहुत दूर जाएंगे। और दूर कहाँ जाएंगे बेटा? अगर ये बहुत दूर दूर हो जाएंगे रिपल्सन की वजह से, होंगे नहीं होंगे? अरे हर एक चार्ज एक दूसरे को धक्का धक्का दे रहा है, तो ये मैक्सिमम दूरी पर जाएंगे। लेकिन दूरी कहाँ जाएंगे भाई? चार्ज तो मैटर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है। तो जब जहां जहां तक मैटर है चार्ज वहीं तक रहेगा, बिना मैटर का चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर चार्ज है तो मैटर होगा ही होगा, मास होगा ही होगा। बिना मास बिना मैटर का चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि तो ये जो सारे चार्ज है ये मैक्सिमम दूरी पे जाएंगे जहां पर मैटर उपलब्ध है। तो मैक्स दूरी क्या भाई? इसका क्या है? सरकमफेरेंस। तो कहाँ जाएंगे? रिपल्सन की वजह से सबसे दूरी पर सरकमफेरेंस पर जाके अटक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10वां। तो कहाँ जाएंगे? ये सरफेस पर जाएंगे, रिपल्सन की वजह से मैक्सिमम दूरी पर सरफेस ही है, उसके बाहर तो मैटर ही नहीं है। अब मैटर से बाहर कहीं जाएगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो चार्ज मतलब उसके सरफेस पर ही चलता है।
तो जो घर में आपके नहीं वायर है, वायर, उस वायर के सरफेस पर चार्ज बह रहा है, भाई उसके ऊपर तो प्लास्टिक नहीं लेयर होगी ऐसे, लेकिन इस प्लास्टिक की लेयर के अंदर वायर होगा, है ना। इस वायर जो कॉपर का वायर, उस कॉपर की सरफेस पर चार्ज मूव कर रहा है, उसके अंदर नहीं, है ना। क्लियर है। और देखो, तो ये बड़ा बात इंपॉर्टेंट थी कि चार्ज हमेशा सरफेस पर ही लाई करते हैं, उसके अंदर नहीं। ठीक है, ये आपके काम आएगा आगे क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन करेंगे। बेटा अब देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर्स? आपको अच्छे से पता होगा, हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो मैटर जिसके अंदर से करंट का फ्लो हो सकता है, वो क्या होता है, कंडक्टर। क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच कैन यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बेटा। अब ऐसा वो क्यों कर सकते हैं? तो बेटा मूवमेंट वही होता है जहां लोग खाली होते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो घूमेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फ्री है तो घूम सकता है ना। पर अगर आप पढ़ रहे हो तो कहाँ घूम जाएंगे? तो जो लोग बिजी हैं, इंगेज हैं, कहीं लॉक्ड हैं, वो घूम नहीं सकते, लेकिन जो लोग फ्री हैं वो घूम सकते हैं, है ना। तो बेटा ऐसे ही मैटर के अंदर अगर कोई चार्ज फ्री है ना तो घूम सकता है ना। तो कंडक्टर्स के अंदर होता है, ये कंडक्टर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, कंडक्टर का जो इंटरफेस होता है, जो उसका आंतरिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसके अंदर चार्ज फ्री होते हैं। चार्ज सेल से टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, तो अगर वो फ्री हैं तो मूव कर सकते हैं। तो बेटा कंडक्टर्स के अंदर मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, जो कि मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर करंट का कंडक्शन करवाते हैं। पर इंसुलेटर्स के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते। और अगर मूव नहीं कर सकते तो कंडक्शन नहीं करा सकते। इसलिए जो प्लास्टिक है या फिर जो नॉन कंडक्टर्स हैं, उनके अंदर कंडक्शन नहीं होता, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, लॉक्ड होते हैं। पर कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ होता है, लॉक्ड होता है। इस सॉरी कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधा नहीं होता, फ्री होता है, इसलिए वो मूव कर सकता है। ठीक है, यही देखो साइड में तैयार लिखी हुई है कि कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और इसलिए वो उसके अंदर मूव कर सकते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, वो कंडक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल में लगभग सही मेटल्स है ना, लगभग सभी मेटल्स। और लगभग सही मेटल्स क्या होते हैं, बस लगभग क्या, सभी के सही मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक ऐसा बड़ा सब्सटेंस है, मैटर है, जो मेटल तो नहीं है पर कंडक्शन करवाता है। कौन है? ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। ये केमिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे ऐसे करता है वो। केमिस्ट्री में आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट ऐसा क्यों करता है। देखो बड़ा ऐसा है कि ग्रेफाइट बना होता है कार्बन से, और कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 4 में से बेटा 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता ग्रेफाइट के अंदर। मैं से बात कर रहा हूँ, तो ग्रेफाइट के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, वो तो उन 4 में से 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव कर सकता है, इसलिए वो कंडक्शन कराता है। पर वही कार्बन का बना हुआ हीरा, मतलब डायमंड, उसके अंदर कंडक्शन नहीं होता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन बंधा होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग होती है। ग्रेफाइट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 बंधे होते हैं, एक फ्री होता है, फ्री वाला घूम सकता है, इसलिए कंडक्शन करवाता है। इसलिए ग्रेफाइट मेटल तो नहीं है पर कंडक्टर अच्छा है। वैसे ही बेटा डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन उसके चारों चारों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डेड है, फ्री कोई नहीं है। फ्री नहीं है तो कंडक्शन नहीं होता, इसलिए इसलिए डायमंड आपका कंडक्टर नहीं है, पर ग्रेफाइट कंडक्टर है। ठीक बेटा। अगर बात करें इंसुलेटर्स की, तो बड़ा इसके अंदर उसी का उल्टा होगा, अब इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी सब्सटेंस को, किसी मैटर को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाई ये गलत लिखा थोड़ा, चार्ज बाई, बड़ा ये आई थिंक कुछ होगा, चार्ज बाय द फॉलोइंग, क्या होगा ये, फॉलोइंग। ठीक है, चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड्स होगा, लाइक फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। अब ये क्या होता है पढ़ेंगे वैसे हम। तो पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते होंगे। जब आप कभी ठंड के अरे नहीं, जो अभी का मौसम फिलहाल है, कभी आप जब सर्दियों के बाद की बात है, जब मतलब सर्दी खत्म हो रही होती है, हम स्वेटर उतारते हैं या फिर कोई जैकेट उतार रहे होते हैं, तो अचानक हमारी बॉडी से चट-चट की आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती है बॉडी में। वो बेटा जो जो आवाज़ है, वो जो चिंगारियाँ हैं, वो क्या है, वो क्या है, चार है, जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हुई हैं। कभी आपने बच्चों ने किया होगा कि जब आप पेन को अपने सर पे रगड़ कर उससे पेपर्स को अट्रैक्ट किया करते थे, वो भी क्या है, वो भी चार्ज है, वो भी क्या है, चार्ज है।
तो जब हम पेन को अपने सर पे रगड़ते हैं या फिर जब हम बलून को अपने सर पे रगड़ते हैं, अगर आप घर पे करना चाहे तो कर सकते हैं। बलून लीजिए, किसी को उसको फुलाइए और उसको अपने सर पे रगड़िए, तो आप पाएंगे रगड़ने के बाद आपका बलून आपके बालों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो रगड़ने से होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से निकल के बलून में चले जाते हैं, या उसका उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसा संभावना नहीं है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन किसी एक सब्सटेंस, जब मान लो ऐसा मान लेते हैं कि जब हम गुब्बारे को बाल से रगड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बालों से कहाँ पहुंच गया, गुब्बारे में। तो गुब्बारे के इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन बालों से गया है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव बाल, नेगेटिव गुब्बारा, क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बाल नहीं जो खींचेंगे तो फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो ये दिखाया भी गया है कि एक प्लास्टिक के रॉड को हम सिल्क के कपड़े के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि प्लास्टिक रॉड के ऊपर आता है चार्ज पॉजिटिव और सिल्क पे आता है चार्ज नेगेटिव। मतलब सिल्क पे इलेक्ट्रॉन चला गया है प्लास्टिक के रॉड से। ठीक है, ये वाली बात आप सुन सकते हैं। तो ये पहला था चार्ज बाई फ्रिक्शन। ठीक है, अब है चार्ज बाई कंडक्शन। चार्ज बाई कंडक्शन, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग थोड़ा चीज है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझने में अब इनमें कहीं मजा आएगा। बेटा देखो, मैंने कहा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज में क्या है, रिपल्सन। क्या है, रिपल्सन। क्या है, रिपल्सन है। तो अगर मतलब अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उससे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेंगे, इधर को रिपेल करेंगे, और रिपेल की वजह से क्या होती है, सरफेस। क्या होता है, सरफेस पे होते हैं। और ये चाहते हैं कि ये इनके बीच की दूरी मैक्सिमम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अरे तो भाई अगर रिपल्सन है तो मैक्सिमम दूरी जहाँ जाएंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो मैक्सिमम दूरी पर जाके टिक जाएंगे। तो जैसे देखो मेरे पास क्या है, देखो यहाँ मेरे पास एक न्यूट्रल स्फीयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन पॉजिटिवली मेरे पास एक रॉड था, इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके चार्ज क्या चाहेंगे, मैक्सिमम दूरी पर जाना। लेकिन जहां तक मैटर है वहीं जा पाएंगे, तो इस पूरे सरफेस पर ये अच्छे से फैल जाएंगे। लेकिन जब मैं इस रॉड को किसके पास लाता हूँ, इस स्फीयर के पास, तो कोई चार्ज नहीं था, तो ये जो चार्ज हमारे रॉड पर थे, इनको और स्पेस मिल जाता है और मैटर मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, दूर जाने के लिए। तो इस पे से कुछ चार्ज कहाँ पहुंच जाते हैं, किस पर, हमारे न्यूट्रल, हमारे स्फीयर तक पहुंच जाता है। स्फीयर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रश्न आपके दिमाग में बन सकता है कि सर रॉड पर से स्फीयर तक चार्ज कब तक जाएगा, उसकी भी चर्चा हम करेंगे अभी। लेकिन जब हम रॉड को उससे अलग करेंगे तो रॉड पर ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा और स्फीयर पर ही पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब मुद्दा है कि सर दोनों पर कितना चार्ज आएगा, या फिर कितना चार्ज रॉड से स्फीयर पे जाएगा। तो थोड़ा ऐसा है, मान लो अगर रॉड पर 10 पॉजिटिव चार्ज है और इसे हम स्फीयर के पास ले जाएंगे, तो स्फीयर को ही अपना आधा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर सकता है। मतलब चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक स्फीयर और रॉड दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि रॉड पर सिर्फ दो पॉजिटिव चार्ज रह जाए और गुब्बारे पर और या फिर स्फीयर पर आपके 8 चार्ज पहुंच जाए। ऐसा क्यों नहीं होगा, चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों पर क्या हो जाए, सेम चार्ज ना हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एक पे ज्यादा एक पे कम हो जाए। ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना आ जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, या वो काम भी आती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखो इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। क्या होता है, प्रेरण। क्या होता है, प्रेरण मतलब प्रेरणा है ना, किसी से इंड्यूस। वैसे अगर इस टाइम ना, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको देख के पढ़ने का मन करता है कि यार वो पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ते हैं, है ना। जैसे मेरा एक दोस्त है, अंश गुप्ता नाम उसका है। तो जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में, तो मेरा कोई से पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन जब वो पढ़ता था ना, तो उसको देख के मेरा पढ़ने में बहुत, क्योंकि मेरा उससे अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था। पर अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, है ना। तो उस टाइम हमारा काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से हम ठीक-ठाक पढ़ाई कर लेते, है ना। उसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की अपने 10th और 12th के लिए। और जब तक वो हमारे साथ था, वो तब तक हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। हमने काफ़ी टाइम तक साथ पढ़ाई की, और आज भी हम दोस्त हैं, आज भी हम मिलते हैं, डेली मिलते हैं, है ना। आइए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो चार्जिंग में इंडक्शन, तो मतलब क्या होता है, किसी और चार्ज सब्सटेंस को देखकर, किसी एक चार्ज सब्सटेंस को देखकर, किसी चार्ज मैटर को देखकर किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज का आ जाना इंडक्शन कहलाता है। चार्ज का जाना इंडक्शन कहलाता है। पर देखो ध्यान दो, इसके पहले क्या था, चार्ज बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में तो हमने चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराया था, कांटेक्ट मिलाया था ना वहां पर। यहाँ कांटेक्ट नहीं जाते, यहाँ दूर रखने से क्या हो जाता है,
उस वाले में चार्जिंग बाई कंडक्शन में हमने रॉड को स्फीयर पर लगा दिया था, उस पर टच करवाया था, तब जाके चार्ज का ट्रांसफर हुआ था ना। पर यहाँ पर टच नहीं कराएंगे, दूर रखेंगे। आप अपने दोस्त के साथ नहीं पढ़ेंगे जाके, दोस्त से दूर है आप, बस आपको पता है कि पढ़ रहा है वो, तो उसको देख के आपने पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे ही किसी एक चार्ज बॉडी को देख के एक अनचार्ज बॉडी पर चार्ज आ जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? चार्ज में इंडक्शन। कैसे है देखिए, देखिए कैसा होता है ये। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी। क्या है ये एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसे पता? क्योंकि सर इस पे जितना नेगेटिव उतना ही क्या है, पॉजिटिव। जितना नेगेटिव उतना ही क्या है, पॉजिटिव। देखो जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इस पे नेगेटिव है और 5 इस पे क्या है, पॉजिटिव है। 5 नेगेटिव और 5 इस पे क्या है, पॉजिटिव है। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। नेट क्या हुआ, न्यूट्रल। नेट क्या हुआ, न्यूट्रल। तो ये कैसा है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है ये, एक न्यूट्रल बॉडी बेटा। अब इसके पास जब ये नेगेटिवली चार्ज हम रॉड लेके आए तो बड़ा होता क्या है, मैंने कहा था कोई भी अगर मैटर न्यूट्रल है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उस पे चार्ज नहीं है। जित उस पे चार्ज है, यानी जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है। तो बड़ा सोचो, अगर इस स्फीयर के पास हम ये नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो ये बड़ा इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज भी था, नेगेटिव भी था। तो जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस रॉड की तरफ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या करेंगे, वो रॉड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और ये नेगेटिव चार्ज, जो रॉड है नेगेटिव पर चार्ज है, अगर रॉड पे नेगेटिव चार्ज है तो वो मैटर के नेगेटिव चार्ज को दूर भगा देगा, रिपल करेगा। तो सारे नेगेटिव चार्ज दूर चल जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पास। देखो सारे पॉजिटिव चार्ज पास चले आए हैं और नेगेटिव दूर चला गया। देखो ये पास पास, ये दूर दूर। बड़ा करते क्या है हम, जिस ओर नेगेटिव चार्ज है बेटा, जो दूर वाला हमारा सरफेस है, उसकी हम अर्थिंग देखो करते हैं, उसकी हम अर्थिंग कर देंगे। और बेटा अर्थिंग से होता है कि सभी चार्ज अर्थ में चल जाता है, सभी चार्ज अर्थ में मूव कर जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल में। तो बड़ा होता है कि जब उसकी अर्थिंग करते हैं तो ये सरन, देखो ध्यान दो, हम इसके पास रॉड लेके, तो रॉड ने किसको खींच रखा है, रॉड ने इस प्लस वाले, देखो रॉड ने इस प्लस वाले को खींच रखा है, इस रॉड ने इस प्लस को खींच रखा है, इस रॉड ने इस प्लस को खींच रखा है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, हमने इस सरफेस की कर दिया अर्थिंग। तो ये सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। आई पॉजिटिव खींचा हुआ है, फिर मैंने अर्थिंग बंद कर दी और रॉड भी डालिया। जब मैंने अर्थिंग बंद किया, रॉड डालिया, तो इन सब में क्या था, इनमें क्या है, इनमें रिपल्सन, इनमें रिपल्सन, इनमें रिपल्सन, रिपल्सन। तो अगर रिपल्सन है तो क्या करेंगे, बहुत दूर जहाँ जाएंगे। दूर कितना जाएंगे, अरे सरफेस के पास हो जाएगा भाई, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पर लाई कर जाएगा और बिना ही टच कराए इस स्फीयर पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसके अंदर दोनों बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट में जरूरत नहीं होती। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये क्या होता है भाई? देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, है ना। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी चार्ज पर मान लो, अगर किसी बड़ा चार्ज पर मान लो क्या, अगर किसी बॉडी पर चार्ज नहीं, अगर किसी बड़ा बॉडी पर, है ना, मान लो +2 का चार्ज है, फिर +2 का चार्ज है, फिर -3 का चार्ज दिया इसको हमने, फिर -4, फिर +4 चार्ज दिया, +6 का चार्ज को दिया हमने, अब -10 का चार्ज दिया हमने। तो फिर नेट चार्ज कितना होगा भाई? मान लो मैंने +2 कूलाम का चार्ज दिया पहले, है ना, वैसे चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, आप आगे पढ़ेंगे अभी। मान लो पहले मैंने इस बॉडी को +2 कूलाम का चार्ज दिया, +2 कूलाम का चार्ज दिया, फिर इसको +3 कूलम का चार्ज दिया मैंने, फिर इसको -10 कूलम का चार्ज दिया, फिर मैंने इसको -8 कूलम का चार्ज दिया, फिर मैंने इसको +20 कूलम का चार्ज दे दिया, फिर मैंने इसको +3 कूलम का चार्ज दिया, फिर इसको -5 कूलम का चार्ज दिया। अब बताओ फिर नेट चार्ज कितना होगा? तो आप बेसिकली अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज निकालना होगा ना, तो उसमें उपस्थित सभी चार्ज को अलजेब्रिकली जोड़ लीजिए। जिस प्रकार नॉर्मल नहीं मैथ में जोड़ते हैं, वैसे आप सम कर लीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, नेट चार्ज। क्या होगा, नेट चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं चार्ज का एडिटिव नेचर। चार्ज का एडिटिव नेचर। सोचो इसमें नेट कितना होगा, तो प्लस कितना है, प्लस है 2 3 20 3, तो 2 3 20 और 3, तो 2 और 3 5 और 20 3 23, तो 23 5 क्या होता है, 28। 28 इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखो 3 2 5, 5 3 8 और 20 28। अब अलग कुल कितने नेगेटिव है, 10 18 18 5 8 5 13, तो कितना 23। 23 में से क्या है, 23 क्या है, इस पे 23 पे नेगेटिव है, 23 क्या है, नेगेटिव है। तो नेट कितना हुआ, नेट हुआ 5 का पॉजिटिव चार्ज, 5 का पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को बोलते हैं सुपर
पोजिशन ऑफ चार्ज, जैसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक, कुछ और नहीं है। तो इसको आप नॉर्मली मैथ की तरह जैसे नॉर्मल मैथ में आप सम कर रहे हो उसको सम कर सकते हैं। तो वैसे प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 10 माइनस का 8 सॉरी माइनस का 8 फिर प्लस की 20 फिर प्लस की 3 और प्लस और माइनस का 5, है ना। कूलाम सबको सम कर दो या जो घट रहा घटा दो, जो आपका आंसर है उसे तो वही आपका क्या होगा, बॉडी पर नेट चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखो डेटा लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस present in the system. Charge add up like real numbers considering their साइन। तो साइन को कंसीडर करके उनको हम साइन को कंसीडर करते हुए उनको हम रियल नंबर्स की तरह ऐड कर लेते हैं, कुछ और नहीं करते। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या बेटा? सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कंजर्वेशन वाली जो परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर वह लिखा हो तो आप ना नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, पर वही मुद्दा यहाँ भी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो भाई चार्ज को ना ही आप बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, इसको एक बॉडी से सेकेंड बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बस, है ना भाई। तो ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट चार्ज ऑफ बॉडी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। बस इसको आप किसी एक बॉडी से सेकेंड में ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो सिंपल सा मतलब इसमें मतलब क्या होता है, इट मीन्स चार्ज कैन नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप ध्यान रखिए। हाँ, तो टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो ये क्या होता है, तो अगर किसी भी मैटर में या किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होता है। मतलब जैसे मैं तात्पर्य है कि आप किसी भी एक एटम से, किसी भी एक मैटर से, किसी भी एक सब्सटेंस से कि दूसरे सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, जो चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा या उसी के मल्टीपल्स में होगा। इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 3, 4, 5 होंगे। आप इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन, पौना, सवा ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या तो 1 होगा या 2 या 3 या फिर उसके मल्टीपल्स में होगा, है ना। आधा, पौना, सवा, डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स एंड इट ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई, है ना बेटा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 या 4 या 5 या 100 200 ऐसे होंगे। मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 200.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा सब, क्योंकि सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होगा। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे, देखो चार्ज को दिखाते कैसे हैं, क्यू से। चार्ज को दिखाते हैं क्यू से। तो बेटा इसको दिखाते इस प्रकार से हम, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, एन है नंबर ऑफ चार्ज, और जिसकी वैल्यू कभी 1.5 नहीं होती, 1/2 नहीं, 1/3 नहीं होती, हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 2 3 फॉर्म में होता है, 1 2 3 डॉट डॉट, कभी ये बेटा आधा, पौना, सवा बेटा नहीं होता है। ठीक बेटा, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला आपके बहुत बड़ा काम आएगा अभी आगे। जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज है। बेटा ई क्या है, बेटा ई है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई क्या है, चार्ज ऑन, देखो लिखा है, ठीक है, ई लिखा है, ई के अंदर कितना होता है, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, है बेटा। तो बेटा जहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ चार्ज, मैंने पहले दिया, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज भी आता है, परिभाषा बहुत काम की नहीं है पर ये फॉर्मूला बहुत काम का है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत काम का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, ठीक बेटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जानना बहुत जरूरी है, Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ Q क्या है, Q है चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक बेटा। सी से लेगा, ठीक बेटा, हमने चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, तो मैं लिखना भूल गया, उसे लिखेगा कि चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, इसको दिखा दिया किससे, सी से है, तो बेटा चार्ज का मात्रक क्या है, कूलाम, इसको दिखा दिया सी से, और चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं,
क्यू से करते हैं क्यू, है ना। तो ये क्यू क्या है, क्यू हमारा क्या है, चार्ज। ये बात सारी बात देख लो कि चार्ज का मतलब क्या है, कूलाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखता है, ये बड़ा एग्जांपल है, आपकी बुक से है ना। बड़ा एग्जांपल कह रहा है, एक पॉलिथीन है, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the 7 कूलम। तो बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ किससे किससे, है ना। अब बताइए क्या मास का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ है, आइए देखते हो। तो पहले क्वेश्चन थोड़ा, तो हमें कह रहा है कि कितना उस पर चार्ज है, तो चार्ज की मात्रा, चार्ज क्या दिया हमको, चार्ज दिया है, मैं पहले पहला कर रहा हूँ। चार्ज कितना दिया, चार्ज दिया है 3 इंटू 10⁻⁷ का कूलम। हमसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बताइए, आप आइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एन, क्या पूछ रहा है, एन, स्मॉल एन आपसे पूछ रहा है बेटा। तो स्मॉल एन हमको निकालना है, और ई हमको पहले पता है, ई क्या होता है, वो होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। थोड़ा ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने याद होगी -1.6, वो माइनस हम बस इसको डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का है, उसको न्यूमेरिकल्स के अंदर उसको यूज नहीं करते, ठीक है। आइए तो निकालते हो, तो एन कैसे, हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, होता है ना। तो एन कितना आएगा, एन आएगा Q अपॉन ई, Q अपॉन ई आएगा, अरे है ना। अब क्यू क्या दिया हमको, क्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁷, अरे है ना। बड़ा ई कितना, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। तो इसको जरा ऊपर भेज दीजिए आप, तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें, आप चाहो तो डेसिमल माइनस छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये ऊपर 3, नीचे कितना है 1.6 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻ का सॉरी प्लस का 19, क्योंकि जब माइनस का 19 ऊपर जाता होगा भाई, अगर माइनस के 19 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का हो जाएगा 19 हो जाएगा ये, तो 3/1.6। अब देखो जी, जब बेस सेम होता है तो घातों को हम जोड़ लेते थे, याद करो, जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते थे। तो 10 पर क्या होगा, माइनस का 7 और प्लस का 19। अब बताओ क्या आंसर, क्या आंसर आएगा, माइनस का 7 प्लस 19, तो 19 बड़ा है, -7 छोटा है, तो प्लस में से कितना आएगा 7 2 9, प्लस पर कितना आएगा 3/1.6 इंटू 10⁻, कितना आएगा 12, है ना। या फिर अगर मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लूं, तो ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 16 इंटू 10⁻, कितना 12। देखो अगर 16 का पहाड़ा पड़े, 16 एक कम 16, 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 32, ठीक है। तो अगर इसे काटेंगे आप तो 16 एक कम 16, कितना बचा कैरी, बचा 14, तो बड़ा लगभग 1.9 आपका आंसर आएगा, पावर +2, ठीक है। इतने चार्ज से क्या हुआ है, इतने चार्ज का ट्रांसफर पॉलीथीन से, कहां से, a polythene piece rub with wool is found to have negative charge। बेटा पॉलीथीन को रब किया था वूल से, पॉलीथीन को रब किया था वूल से, अब पॉलीथीन पाइप रब्ड विथ वूल, और तो उस पे चार्ज क्या नेगेटिव आया है। तो अगर पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आया है, अगर पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया है, इलेक्ट्रॉन ले बताओ, लेके दिया है, सोचो बताओ। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो यह क्या हुआ, इसमें हुआ है गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रॉन वूल से कहां ट्रांसफर हुआ, पॉलीथीन में, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वूल से हुआ है, किसमें, पॉलीथीन में, है ना। अब कह रहा है इज देयर इज क्या यहाँ पर कोई मास का ट्रांसफर नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऐसा है। अगर देखो मास का ट्रांसफर हुआ कि नहीं, मैं बताओ, मैं देखो मैं बोल रहा था, अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो क्या मैं कह रहा, मैंने तो क्या कहा था कि जहां चार्ज वहां क्या है, मास। अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, है नहीं होगा। तो अगर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है ना, तो मास का ट्रांसफर तो पक्का हुआ होगा, अरे है ना। तो इसका मतलब अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो मास का ट्रांसफर हुआ होगा, तो ये बात क्या है, सही है। मतलब मास का ट्रांसफर क्या हुआ था। ध्यान देना, बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है, मास होगा तभी चार्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा।
थोड़ा बड़ा कुछ एक क्वेश्चन यहाँ और है, इसे आप कीजिएगा, है ना। अब मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ छोड़ दिए हैं जो आप करेंगे, देखो प्रैक्टिस के लिए आपके हैं, और इसको मैं नेक्स्ट सेशन में आके डिस्कस भी करूंगा, ऐसा नहीं कि इसे नहीं करूंगा। जब हम नेक्स्ट लेसन लेंगे, सेकंड लेक्चर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले छोटा टॉपिक और पढ़ लें हम। ये एग्जाम्पल आपके लिए है, इसे आप कीजिएगा, और इसको हम दोबारा आऊंगा तो इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा, परेशान नहीं ना आप। ये आपको होमवर्क ऐसे आप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो भाई देखो ऐसा है कि मैंने आपको बताया था, देखो, हाँ देखो भाई, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, चार्ज की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या होगा, नेगेटिव, नहीं तो जीरो होगा। लेकिन कहीं भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं होता, अरे मास तो कुछ होगा। तो चार्ज की वैल्यू या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकती है, पर मास हमेशा क्या होता है, मास होता है पॉजिटिव। कोई सुना आज तक किसी का मास नेगेटिव में हो, मास नेगेटिव नहीं होता। तो वही देखो, तो देखो, अ चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो वही ऐसा है, अगर किसी बॉडी पर 10 कूलाम का चार्ज है, वो बॉडी रुकी हुई है तब भी 10 कूलाम चार्ज होगा। 10 कूलाम का मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर वो बॉडी रुकी है तब भी उस पे चार्ज कितना है, 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज ही है। चल रहा है तब भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। उड़ा दो लाइट की स्पीड से तब भी उस पे चार्ज कितना होगा, 10 का पॉजिटिव चार्ज ही होगा उस पर। लेकिन अगर किसी बड़ा मास पार्टिकल को आप बहुत तेज बेटा फेंक दोगे, कितनी तेज बेटा, लाइट की वेलोसिटी, अगर लाइट की वेलोसिटी तक पहुंच जाओगे उसको, किसी पार्टिकल को जिसका मास मान लो m है, और आप उसको किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दो, वेलोसिटी कितनी हो, अगर लाइट की स्पीड के इक्वल हो, तो उसका मास क्या होता है, उसका मास बहुत बढ़ जाता है। ये बात मैं नहीं कर रही, बात आइंस्टीन ने कहा था, और उसका ये फॉर्मूला है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज तो नहीं, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये बड़ा ये फॉर्मूला है जो ये प्रूफ करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लाइट की स्पीड से भी तेज फेंक देंगे तो उसका मास बहुत बढ़ जाएगा, उसका मास बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद वेलोसिटी, देखो लिखा हुआ है। तो जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका मास बढ़ेगा, ठीक है। देखो अब चार्ज क्या है, क्वांटाइज है। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज है, मतलब आप मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर पाएंगे, या 2 या 3। 1.5 नहीं ट्रांसफर पाओगे, 2.5 नहीं, 2.3 नहीं, हमेशा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में ही, ठीक है। लेकिन बेटा वही क्या है, मास कोई क्वांटाइज नहीं है, आप आधा पौना सवा 1.5 किलो जितना चाहते हैं ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कंजर्व होती है। मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चार्ज चेंज इनटू एनर्जी। देखो भाई क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व होती है, लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं होता। फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बात ध्यान की है, आपने क्लास में पढ़ा होगा कि दो बॉडी, अगर किसी का एक का मास m है, दूसरे का मास m1 मान लो m2 है, तो दो मास में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगर तुम छत से कूदो तो नीचे ही आओगे, कुर्सी से कूदो नीचे ही आओगे, तुम कूदो चाहे कोई सामान गिराओ, हर कोई चीज जो अर्थ की ओर फेंकी जाएगी या अर्थ को छोड़, जब अर्थ के नहीं, अर्थ की तरफ ही आती है। दो मास में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। पर दो चार्ज में फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन। तो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों संभव है, पर मास के बीच सिर्फ संभव क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, रिपल्सन नहीं होता। तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन आपके देखो, टाइप आपकी प्रैक्टिस कुछ के लिए ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ पे दे रखा है मैंने, और बाकी बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है जिसे आप कीजिएगा, और इसे हम नेक्स्ट क्लास में आकर डिस्कस करेंगे आपसे। और आप हमको चाहो तो फेसबुक पर जाके फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरा नाम राजकुमार दीपक सिंह है। राजकुमार में मेरे पापा का नाम है, और मैं दीपक सिंह हूँ। आप हमें इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, राजकुमार बड़ा नाम से, वहाँ भी आईडी है। और आप हमारी जो कोचिंग की आईडी है उसको भी चाहो तो जाके फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे हमें बिल्कुल सब्सक्राइब करें आप। इस प्रकार आपको और क्लास मिलेंगी, कंप्लीट क्लास मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, है ना। और ये पेज गलती से आ गया है, इसका मुकाम नहीं है, ठीक है। वहाँ मैंने सोचा था एक कोड डालूंगा अच्छा सा आपको, लेकिन ये मैं कोड डाल नहीं पाया, कि हमारे काम का ही नहीं है। तो ये तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है, डोंट नो, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।